हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम आचार्य। फिर से मैं आपके लिए अपनी सीरीज का तीसरा वीडियो लेके आया हूं। इससे पहले हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस कर चुके थे। इससे पहले के दो वीडियोस में हमने सॉल्यूशन ऑफ सीएमएम एंड एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग देखा था हमारे फर्स्ट वीडियो में, और जो सेकंड वीडियो था हमारा उसमें हमने क्या देखा था, सॉल्यूशन ऑफ सर्वेइंग। कौन से एग्जाम का बेटा? असिस्टेंट इंजीनियर सिविल क्लास 2, एडवर्टाइजमेंट नंबर 120 2021। नाउ अगर किसी ने ये वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया गया है। और आज हम लोग अपनी सीरीज का तीसरा वीडियो लेके आए हैं। इस वीडियो में क्या देखने वाले हैं बेटा? हम लोग सॉल्यूशन ऑफ स्ट्रक्चरल एनालिसिस। नाउ स्ट्रक्चर के जो क्वेश्चन आए थे जीपीएससी के पेपर में, काफी इजी क्वेश्चन आए थे, काफी इजी क्वेश्चन, बट कहीं ना कहीं वो थोड़े बहुत ट्रिकी थे, जिसकी वजह से हमें पेपर में उन क्वेश्चन को सॉल्व करने में थोड़ी सी दिक्कत गई। बट हमारे यहाँ के जितने भी स्टूडेंट्स ने बहुत अच्छे से स्ट्रक्चरल एनालिसिस पढ़ा था, हमसे पूरा डीपली पढ़ा था स्ट्रक्चरल एनालिसिस, उनसे सारे के सारे क्वेश्चंस बने एग्जाम के अंदर। नाउ हम लोग देखने जा रहे हैं पूरा स्ट्रक्चरल एनालिसिस, जितने क्वेश्चन जीपीएससी के आए हुए हैं और उसका डिटेल सॉल्यूशन। तो चलते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो हमसे जीपीएससी में पूछा गया था। दैट इज Muller-Breslau principle in structural analysis is used for। Now जितने लोगों ने भी इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम पढ़ा है उन सबको पता होगा कि अगर हमें ILD फॉर शेयर फोर्स ड्रॉ करना हो, ILD फॉर बेंडिंग मोमेंट ड्रॉ करना हो, या ILD फॉर रिएक्शन ड्रॉ करना हो, तो हमें कौन सा प्रिंसिपल इस्तेमाल करना पड़ता है? हमें Muller-Breslau प्रिंसिपल का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो यहाँ पे ऑप्शन करेक्ट कौन सा है? सिर्फ फर्स्ट ऑप्शन, दैट इज ड्रॉइंग इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम फॉर एनी फोर्स फंक्शन। So option A is correct here. Now सेम की सेम चीज हमारे बुक में भी हमने आपको बता के रखा हुआ था। पेज नंबर 154 हमारी थ्योरी बुक स्ट्रक्चरल एनालिसिस की, जो आपको यहाँ सामने दिख रही है। यहाँ पे आपको इमेज पूरा क्लियर नहीं दिख रहा होगा, मैं इस पर थोड़ा सा जूमिंग इफेक्ट डालता हूँ। नाउ जूमिंग इफेक्ट डालने के बाद ये पेज हमारा पूरा ऐसा दिख रहा है हमें। यहाँ पे लिखा हुआ है Muller-Breslau प्रिंसिपल। क्या लिखता है? द Muller-Breslau इन्फ्लुएंस थ्योरम for statically determinate beam may be stated as follows. The influence line for any assigned function of a statically determinate beam may be obtained by removing the restraint offered by that function and introducing a directly related generalized unit displacement at the location and in the direction of function। इसका मतलब कि अगर आपको ILD ड्रॉ करना है किसी भी चीज का, either for bending moment, for shear force, for reaction, तो क्या कर दीजिए, उसी के डायरेक्शन में एक यूनिट डिस्प्लेसमेंट दे दीजिए, काम खत्म। तो ये क्वेश्चन भी सीधा सीधा हमारे थ्योरी बुक से पूछा गया था। मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नाउ जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आया था वो क्या था? अ सिंपल गर्डर ऑफ 20 मीटर स्पान इज ट्रेवर्स्ड बाय अ मूविंग यूडीएल ऑफ 6 मीटर लेंथ विथ एन इंटेंसिटी ऑफ 20 किलोन्यूटन पर मीटर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। The maximum bending moment and maximum positive and negative shear forces at section 4 meter from left support are dash dash and dash respectively। Now यहाँ पे लोगों ने क्या किया, लोग तीनों के तीनों वैल्यूज फाइंड करने चले गए। जितने स्टूडेंट थे उन्होंने तीनों के तीनों वैल्यूज फाइंड करने चले गए। मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट, मैक्सिमम पॉजिटिव एंड नेगेटिव शेयर फोर्स, तो ये सब फाइंड करने चले गए, जबकि इतना करना ही नहीं था इस क्वेश्चन में। क्यों? बहुत सिंपल क्वेश्चन था। आप खुद सोचिए, अगर जीपीएससी क्वेश्चन तो 1 मिनट से ज्यादा लेगा क्या टाइम आपका? बिल्कुल भी नहीं। तो अगर 1 मिनट में सॉल्व करना तो क्या कर सकते थे हम लोग सिर्फ किसी एक पैरामीटर को फाइंड कर सकते थे, जैसे कि हम सिर्फ और सिर्फ मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट को फाइंड कर सकते थे। मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट को हम सिर्फ और सिर्फ फाइंड कर सकते थे। अगर इसी को फाइंड कर लेते तो हमें इन चारों में से बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन दिख जाता। आइए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए ये एक स्पान दिया हुआ है पूरा का पूरा हमको 20 मीटर का। इसके ऊपर अभी हम लोग यूडीएल को प्लेस करेंगे और मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट फाइंड करने की कोशिश करेंगे। कहां से? लेफ्ट सपोर्ट से 4 मीटर की दूरी पर। अब अगर लेफ्ट तरफ से 4 मीटर की दूरी पर हमें मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट फाइंड करना है तो हमें क्या बनाना पड़ेगा? सबसे पहले इसके लिए इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम बनाना पड़ेगा। किसका? बेंडिंग मोमेंट का। तो आइए इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम फॉर बेंडिंग मोमेंट यहां पे बनाते हैं। नाउ अगर हमको ILD फॉर बेंडिंग मोमेंट बनाना है तो क्या करना पड़ेगा बेटा? जहां पे भी आपको बेंडिंग मोमेंट चाहिए वहां पे उस पूरे को रेस कर दो, कितने अमाउंट से? A इंटू बी बाय एल। अब A कितना हो जाएगा? तो जो आपका लेफ्ट तरफ से उस पर्टिकुलर सेक्शन की दूरी है वो आपका A हो गया, दैट इज 4 मीटर हेयर। जो B है वो कितना हो जाएगा?
राइट तरफ से उस पर्टिकुलर सेक्शन की दूरी जो कि कितनी हो जाएगी 16 मीटर और डिवाइडेड बाय टोटल लेंथ ऑफ द स्पान दैट इज 20 मीटर। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो आपको एक वैल्यू मिलेगी विच विल बी इक्वल्स टू 3.2 हियर। इसका मतलब क्या है, ये वाला जो ऑर्डिनेट है हमारा इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम फॉर बेंडिंग मोमेंट का, ये कितना आया 3.2 का आया। अब हमें इसके ऊपर यूडीएल को प्लेस करना है। अब यूडीएल किस तरह से प्लेस किया जाएगा, तो एक शॉर्टकट बताता हूं जो अपनी थ्योरी क्लास में भी बच्चों को बताता हूं, जो अपने लेक्चर्स में भी बच्चों को बताता हूं कि यूडीएल को प्लेस करने सबसे सिंपल वे क्या होता है। देखिए, जिस रेशियो में स्पान डिवाइड हुआ है उसी रेशियो में यूडीएल की लेंथ को भी डिवाइड कर दो। नहीं समझ में आया ना, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, नामकरण करते हैं इसका, नामकरण लेट इट बी, ये हमारा ए हुआ, ये हमारा बी हुआ और ये हमारा सी हुआ। अगर मैं एसी का स्पान पूछूं कि विद रिस्पेक्ट टू टोटल स्पान कितने टाइम से, तो कितना हो जाएगा बेटा, ये AC अपॉन AB, इट विल बी इक्वल टू व्हाट 4/20 एंड इट विल बी इक्वल टू व्हाट 1/5। नाउ अगर टोटल स्पान का 1/5 टाइम्स AC है तो BC कितना हो जाएगा, कितना होगा बेटा BC? सिंपल है, बिल्कुल सिंपल सा। कितना होगा BC? बिल्कुल सिंपल सा। अगर 1/5 आपका AC है तो BC कितना होगा, ये होगा बेटा आपका 4/5। नाउ ये तो हमें हमारे पर्टिकुलर सेक्शन का रेशियो मिल गया विद रिस्पेक्ट टू टोटल स्पान। अब यूडीएल कितने मीटर का दिया था आपको क्वेश्चन में, जरा देखिए यूडीएल टोटल कितने मीटर का दिया था आपको, कितने मीटर का यूडीएल दिया बेटा टोटल आपको 6 मीटर का यूडीएल दिया है। अब अगर हमें प्लेस करना है कि भैया एसी स्पान में यूडीएल का कितना पोर्शन प्लेस करें, तो कितना आएगा 6 × 1/5। कितना हो जाए बेटा ये, अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो कितना हो जाएगा 6 × 1/5, इट विल बी इक्वल टू 1.2। सो जो यूडीएल प्लेस करना है हमको स्पान एसी में, वो कितना प्लेस करना है, सिर्फ 1.2 मीटर का। देखिएगा मैं यहां पे प्लेस करता हूं यूडीएल और ये लेंथ कितनी हो जाएगी हमारे पास, ये हो जाएगी 1.2 मीटर की। अब अगर 6 मीटर में से 1.2 चला गया तो बचा कितना मीटर का यूडीएल आपका, कितने मीटर का बचा बेटा, सिर्फ और सिर्फ कितने मीटर का बचा 6 - 1.2, इट विल बी इक्वल्स टू 4.8। सिंपल है, बहुत आसान, बेहद आसान है ये कॉन्सेप्ट। तो यहां पे 4.8 मीटर का यूडीएल हमने लगा दिया। ये तरीका होता है यूडीएल को प्लेस करने का, अगर आपको मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट फाइंड करना है किसी एक पर्टिकुलर सेक्शन पे। अब इंटेंसिटी कितनी थी यूडीएल की, तो वो देख लेते हैं। इंटेंसिटी थी बेटा 20 किलो न्यूटन पर मीटर की। अब इंटेंसिटी वगैरह तो मिल गया हमको, मिल गई बेटा यूडीएल की। क्या करना है, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट फाइंड करना है। कर लेंगे, बहुत आसान है। क्या करो, जहां से यूडीएल शुरू हुआ है यहां का ऑर्डिनेट फाइंड करो, जहां पे यूडीएल खत्म हुआ है यहां का ऑर्डिनेट फाइंड कर लो। कितना कितना हो जाएगा, सिमिलर ट्राइंगल, बिल्कुल बेसिक सिमिलर ट्राइंगल। देखो ये टोटल 4 मीटर की लेंथ थी, तो वर्टिकल राइज कितना आया 3.2 मीटर का आया। तो कह सकते हैं 3.2 मीटर का वर्टिकल राइज आया है, कितने में, 4 मीटर में। तो ये वर्टिकल राइज निकालना है, ये वाला वर्टिकल राइज जिसको मैंने y से डिनोट किया है, ये वाला बेटा। तो ये कितना हो जाएगा, y का वर्टिकल राइज कितने मीटर में आएगा, कितने मीटर में, 4 में से 1.2 गया, कितना बचता है बेटा, जल्दी से बताओ, 2.8। तो ये आ गया हमारा 2.8। नाउ सॉल्व कर लो और y की वैल्यू फाइंड करो। तो सॉल्व करो और y की वैल्यू फाइंड करो, इट विल बी इक्वल टू व्हाट 2.24। ये हमें y की वैल्यू मिल गई, यानी ये वाला जो ऑर्डिनेट था ये कितना मिल गया हमको 2.24 का ऑर्डिनेट, तो ये मिल गया। अब सेम सिमिलर ट्रायंगल लगाइए इस तरफ, तो इस तरफ लगाओ तो कितना आएगा बेटा, अगेन 3.2 का राइज कितने मीटर में, 16 मीटर में। अगेन 3.2 मीटर का राइज कितने स्पान में, 16 मीटर में। तो ये वाला राइज निकालना है x कितने मीटर में बेटा, 16 में से 4.8 गया, कितना बचता है 11.2। तो यहां लिख दीजिए 11.2।
जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये सेम वैल्यू आपको x की मिलेगी, यहां से कितनी 2.24 अगेन, यानी ये वाला स्पान भी आपका 2.24 मीटर का आ गया। अब आपके पास टोटल ऑर्डिनेट निकल चुके हैं, जहां से आपका यूडीएल शुरू हो रहा था, यहां पे यूडीएल खत्म हो रहा है और सेंट्रल भी आपको ऑर्डिनेट मिल चुका है। अब क्या करना है, इस पूरे एरिया को फाइंड कर लो, इस पूरे एरिया को फाइंड कर लो और इस एरिया को मल्टीप्लाई कर दो टोटल यूडीएल की इंटेंसिटी से। करते हैं, आइए देखते हैं। नाउ अब अगर मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट फाइंड करना है तो कितना हो जाएगा, ये मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट एट सी इट विल बी इक्वल्स टू व्हाट, हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स, कितना 2.24 प्लस 3.2 इनटू बेस, बेस कितना बेटा 1.2 मीटर का बेस है, प्लस अब क्या करना पड़ेगा, इस वाले एरिया को फाइंड करना पड़ेगा, कितना हो जाएगा अगेन हाफ ऑफ 3.2 प्लस 2.24। ये तो हो गया हमारा किसका, पैरेलल ऑर्डिनेट्स का हमने वैल्यू फाइंड कर लिया। किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बेस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और बेस कितना है हमारे पास 4.8 का, मल्टीप्लाई करो 4.8 से, ये आ गया टोटल एरिया हमारे पास। क्या आ गया, टोटल एरिया आ गया। अब कुछ मत करो, पूरे को मल्टीप्लाई कर दो यूडीएल की इंटेंसिटी से, दैट इज 20 किलो न्यूटन पर मीटर की। अब इसे सॉल्व करिए और मुझे बताइए कितना आता है। बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा और सॉल्व होकर आंसर आता है बेटा 326.4 किलो न्यूटन मीटर, दैट इज द मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट एट अ सेक्शन 4 मीटर फ्रॉम लेफ्ट सपोर्ट। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, तो यहां पे देख लेते हैं प्रीवियस क्वेश्चन को हमारे। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था, हमने मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट फाइंड किया, कितना आया 326.4 किलो न्यूटन मीटर का मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट आया। तो ऑप्शन कौन सा सही हुआ बेटा, यहां पे ऑप्शन ए इज करेक्ट हियर। बाकी पैरामीटर फाइंड ही नहीं करना था आपको, अगर आपने एक ही फाइंड किया होता तो भी आंसर आया था, क्योंकि बाकी सारी की सारी वैल्यूज अलग थी। तो यहां पे इस क्वेश्चन का आंसर कितना था, ऑप्शन ए, दैट इज 326.4 किलो न्यूटन मीटर इज द मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट। नाउ मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नाउ बेटा जो अगला क्वेश्चन पूछा गया है हमसे जीपीएससी के अंदर, वो कौन सा है, दैट इज प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन इज एप्लीकेबल व्हेन। नाउ प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन एप्लीकेबल कब होता है, तीन चीजें से कही है हमको। पहला कहता है डिफ्लेक्शंस आर लीनियर फंक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्सेस, कोई बात नहीं। दूसरा देखते हैं मटेरियल ओबेज हुक्स लॉ, एंड द थर्ड वन इज एक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्सेस विल बी अफेक्टेड बाय स्मॉल डिफॉर्मेशन ऑफ द स्ट्रक्चर। नाउ इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग एक पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट देखते हैं। ये रहा वो कॉन्सेप्ट, काम का क्या है यहां पे हमारे पास, तो काम का है ये नोट, देखिए लिखा हुआ है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कहां तक लिमिटेड है। सबसे पहला लीनियर मटेरियल बिहेवियर ओनली, यानी कि हमारा पहला वाला जो ऑप्शन था दैट इज डिफ्लेक्शंस आर लीनियर फंक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्सेस, ये करेक्ट है। अगला स्ट्रक्चर्स अंडरगोइंग स्मॉल डिफॉर्मेशंस ओनली, दैट इज लीनियर ज्योमेट्री, तो यहां पे थर्ड ऑप्शन भी हमारा करेक्ट है। सेकंड ऑप्शन के बारे में क्या है, ये बोलता है कि प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन एप्लीकेबल होता है मटेरियल व्हिच ओबेज हुक्स लॉ, बट इस कॉन्सेप्ट में देखें तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन में क्या एप्लीकेबल नहीं है कि भैया जो मटेरियल है वो डज नॉट ओबेज हुक्स लॉ। अब पूरे ऑप्शन में देखिए 1 एंड 3 वाला कोई करेक्ट था क्या, ओनली 1 एंड 2 एंड 3, 1 2 एंड 3, तो 1 एंड 3 करेक्ट किसी में भी नहीं है, ओनली 3 भी नहीं है यहां पे, तो क्या बचा, ओनली 1 इज करेक्ट, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट हियर। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था बेटा, बस गलती कहां पे हो गई हम सबसे, हम लोगों ने प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन तो अप्लाई किया बट इसकी थ्योरी छोड़ के चले गए। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट थी, आइंदा से जब आपका नवंबर और दिसंबर का पेपर आएगा तो इसको बिल्कुल छोड़ के मत जाना, क्योंकि ये तो गुनाह है बेटा। ये क्या है, ये तो गुनाह है इसकी थ्योरी को छोड़ के जाना। क्यों, देखो सिंपल सा क्वेश्चन था, अगर हमने थ्योरी ही पढ़ी होती तो भी बन जाता हमसे। ओके, नाउ मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सिंपल क्वेश्चन अगेन सिंपल क्वेश्चन, क्या बोलता है, यूनिट लोड मेथड यूज्ड इन स्ट्रक्चरल एनालिसिस इज। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि यूनिट लोड मेथड जो कि हम लोग यूज करते हैं कहां, स्ट्रक्चरल एनालिसिस में, वो किस पे बेस्ड होता है। अब अगर आप सबने स्ट्रक्चरल एनालिसिस बिल्कुल बेसिकली पढ़ा है, एकदम बेसिक से उठा के पढ़ा है, तो सबको पता होगा कासिक-लेनोस थ्योरम से हम लोग
यूनिट लोड मेथड को डिराइव करते हैं। तो यहाँ पे क्या ऑप्शन था, डिराइव्ड फ्रॉम कासिग्लियानोस थ्योरम। सिंपल, ऑप्शन डी करेक्ट हियर। तो ज्यादा कुछ करना नहीं था इन क्वेश्चंस में, सिंपल वन वर्ड क्वेश्चन था। सिर्फ किसी को पता हो कि यूनिट लोड मेथड कहां से आया है, तो कासिग्लियानोस थ्योरम से आया है, सीधा टिक किया, आगे बढ़े। इससे सिंपल क्वेश्चन तो आ ही नहीं सकता 1 मार्क्स में। नाउ जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे जीपीएससी के अंदर पूछा गया है, क्या पूछा गया है, एन इन्फ्लुएंस लाइन फॉर शेयर फोर्स मूवमेंट शोज दी। नाउ कभी भी अगर आप एन इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम बनाते हैं तो क्या रिप्रेजेंट करता है। पहला ऑप्शन बोलता है वेरिएशन ऑफ शेयर फोर्स ओवर द एंटायर स्ट्रक्चर फॉर लोड्स एट अ फिक्स्ड पोजीशन। ये तो बिल्कुल सरासर गलत है। क्यों गलत है बेटा, क्योंकि कभी भी आईएलडी को फिक्स्ड लोडिंग के लिए तो बनाया ही नहीं जाता। किसके लिए बनाया जाता है, ये हमेशा मूविंग लोड के लिए बनता है, यानी रोलिंग लोड्स के लिए हमेशा बनाया जाता है। तो पहला ऑप्शन तो गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन क्या बोलता है, वेरिएशन ऑफ द शेयर फोर्स एट वन सेक्शन कॉज्ड बाय अ स्टैटिक लोडिंग। अगेन फिक्स्ड लोड स्टैटिक लोड वन ऑफ द सेम थिंग, तो ये ऑप्शन भी हमारे लिए गलत हो गया। तीसरे ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं, वेरिएशन ऑफ द शेयर फोर्स एट वन सेक्शन कॉज्ड बाय अ मूविंग लोड ओवर द एंटायर स्ट्रक्चर। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। क्या है यहाँ पे, पूरे शेयर फोर्स का वेरिएशन दिखा रहा है किसी एक पर्टिकुलर सेक्शन पे, किसकी वजह से, जब लोड स्टार्टिंग पॉइंट से लेके एंड पॉइंट तक मूव कर रहा है थ्रू आउट। ठीक है, तो ये ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। सो जब ऑप्शन सी सही हो गया तो बाकी चीजों को देखने की जरूरत है ही नहीं। मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नाउ बढ़िया क्वेश्चन जो पूछा था जीपीएससी ने, क्या द कंसिडरेबल चेंज इन द सस्पेंडेड केबल विथ चेंज इन द पोजीशन ऑफ मूविंग लोड इज प्रिवेंटेड बाय यूजिंग। नाउ अगर सस्पेंडेड केबल ब्रिज आपने कभी देखा हो तो अगर उसको नीचे सपोर्ट ना किया जाए तो वो झूलता रहेगा, ब्रिज इधर उधर झूलता रहेगा, जैसे जैसे लोड आगे बढ़ेगा उस हिसाब से वो मूव करता रहेगा ब्रिज। तो इसको स्टेबिलिटी देने के लिए, ठीक है, क्या प्रोवाइड करते हैं हम लोग, ये पूरा पोर्शन आपको दिखाई दे रहा होगा, और इसी पूरे पोर्शन को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, तो इसको बोलते हैं हम लोग क्या, स्टिफनिंग गर्डर। अब जैसे ही आपने एक सस्पेंडेड केबल ब्रिज को स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर दी बाय प्रोवाइडिंग स्टिफनिंग गर्डर, क्या होगा, अब लोड कहीं से कहीं तक मूव करे ये बिल्कुल भी मूव नहीं करेगा, ये स्टेबल रहेगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है बेटा, यहाँ पे ऑप्शन डी इज करेक्ट हियर। और ये सेम की सेम चीज हम लोगों ने हमारी थ्योरेटिकल बुक में भी दी हुई है। यहां देखिए आपको इस डायग्राम में दिखाई दे रहा होगा, अगर हम लोग स्टिफनिंग गर्डर प्रोवाइड नहीं करते हैं तो ये ब्रिज क्या रहेगा, अनस्टेबल रहेगा, ये शेक करता रहेगा जैसे जैसे लोड फर्स्ट पॉइंट से लास्ट पॉइंट तक मूव करता है। तो और अगर स्टिफनिंग गर्डर प्रोवाइड कर दिया तो ये स्टेबल ब्रिज रहेगा। और सेम थ्योरी हमने यहां पे भी लिखी हुई है कि अगर आपको स्टेबिलिटी को प्रोवाइड करना है किसी सस्पेंडेड केबल ब्रिज में तो क्या प्रोवाइड करना पड़ेगा आपको स्टिफनिंग गर्डर देना पड़ेगा। और ये कहां दिया हुआ है, पेज नंबर 141, कौन सी बुक में, थ्योरी बुक ऑफ स्ट्रक्चर एनालिसिस, जो हम लोग प्रोवाइड करते हैं जीपीएससी एस्पिरेंट्स को। ओके, नाउ मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इन अ सस्पेंडेड केबल द बेंडिंग मोमेंट कैन बी रिड्यूस्ड बाय इंक्रीजिंग द पुल। सही बात है भाई, जैसे जैसे आप पुल को बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे क्या होगा, बेंडिंग मोमेंट, जो बेंडिंग हो रही है वो क्या हो जाएगा, वो रिड्यूस होता जाएगा। तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल करेक्ट है बेटा। अगला, द टेंशन इज कांस्टेंट थ्रू आउट। इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल, क्योंकि हर जगह पे वैल्यू अलग अलग आ रही होगी रिएक्शन की, तो उसकी वजह से क्या होगा, टेंशन थ्रू आउट कांस्टेंट नहीं होने वाला, तो ये तो हो ही नहीं सकता बेटा। एंड द लास्ट वन इज द बेंडिंग मोमेंट इज जीरो एवरीवेयर। नाउ आर्चेस और केबल्स में दोनों में क्या होता है, बेंडिंग मोमेंट थ्रू आउट द आर्चेस एंड थ्रू आउट द केबल कितना होता है, जीरो होता है, हर पॉइंट पे जीरो होता है। तो यहां पे भी क्या है, ये ऑप्शन करेक्ट है। नाउ अगर देखें यहां पे तो क्या 1 and 3 करेक्ट का कोई ऑप्शन दिया है क्या, ओनली 1 इज करेक्ट, 1 and 2 इज करेक्ट, 2 and 3 इज करेक्ट, 1, 2 and 3 आर करेक्ट। सो यहां पे कहीं पे भी 1 and 3 करेक्ट नहीं दिया एंड ओनली 3 का भी कोई ऑप्शन नहीं है, तो हमें सिर्फ ऑप्शन ए को टिक करना पड़ेगा, दैट इज ओनली ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, दैट इज द बेंडिंग मोमेंट कैन बी रिड्यूस्ड बाय इंक्रीजिंग द पुल। बट यहां पे एक और चीज करेक्ट थी, क्या, द बेंडिंग मोमेंट इज जीरो एवरीवेयर। अब ये कहां दिया हुआ है, तो ये हमारी थ्योरेटिकल बुक में आपको पेज नंबर 141 चैप्टर नंबर 8 केबल्स एंड सस्पेंशन ब्रिजेस में दिया हुआ है।
यहां दिखाई नहीं दे रहा होगा आपको डिटेल में, मैं इस पे जूमिंग इफेक्ट डालता हूं। जैसे इस पे जूमिंग इफेक्ट डाला आपको ये दिखने लग गया, द केबल कैन कैरी डायरेक्ट टेंशन ओनली एंड द बेंडिंग मूवमेंट एट एनी पॉइंट ऑफ द केबल इज 0। इसीलिए तो बेटा यहां पे थर्ड वाला पॉइंट जो था, द बेंडिंग मूवमेंट इज 0 एवरीवेयर, इसीलिए ये भी सही था। बट ड्यू टू लैक ऑफ ऑप्शंस यहां पे हमारे पास 1 और 3 करेक्ट का था नहीं ऑप्शन, तो क्या करना पड़ा, जो बेस्ट पॉसिबल था चारों में से वो टिक किया हमने, दैट इज ऑप्शन ए इज करेक्ट हियर। ओके, नाउ मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नाउ बहुत इजी क्वेश्चन बेटा जो जीपीएससी ने पूछा, क्या एक प्रॉप्ड कैंटिलीवर है आपके पास जिसका स्पान L है और उसके प्रॉप्ड एंड पे हम लोग क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, प्लस m का एक मूवमेंट अप्लाई कर रहे हैं। तो बोलता है द फिक्स्ड एंड मूवमेंट एट द फिक्स्ड एंड विल बी। नाउ इसका ऑप्शन जो आपके प्रोविजनल आंसर की में आया है वो -m/2 का है। देखते हैं करेक्ट है या नहीं है। देखिए मैं एक प्रॉप्ड कैंटिलीवर बीम बना रहा हूं आपके लिए, यहां पे एक एंड हिंज कर दिया, एक एंड को क्या कर देते हैं बेटा, फिक्स कर देते हैं अगर प्रॉप्ड कैंटिलीवर बनाना है तो। अब क्या बोलता है, इस पे प्रॉप्ड एंड पे एक पॉजिटिव m का मूवमेंट लग रहा है, लगा देते हैं बेटा इस पे, तो ये आपका आ गया पॉजिटिव m का मूवमेंट यहां पे। अब जैसे ही आपने इसको लगाया, अब पूरा का पूरा बीम क्या कर जाएगा, पूरा का पूरा बीम डिफ्लेक्ट करेगा। कैसे डिफ्लेक्ट करेगा, लाइक दिस। नाउ अगर ऐसे डिफ्लेक्ट करता है तो आप सब ने कैरी ओवर मूवमेंट का कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा। कैरी ओवर मूवमेंट में क्या होता है, अगर एक एंड पे आपने मूवमेंट m का अप्लाई किया है और ये एंड आपका हिंज है और फार एंड अगर फिक्स है तो कितना मूवमेंट प्रोवाइड करना पड़ता है बेटा, आधा मूवमेंट सेम मैग्नीट्यूड का प्रोवाइड कर दो। हमने कहा ठीक है यार, आधा मूवमेंट प्रोवाइड कर देते हैं और सेम डायरेक्शन में कितना हो जाएगा, सेम डायरेक्शन में आधा मूवमेंट प्रोवाइड करते हैं हम लोग, कितने का, m/2 का। तो फिक्स्ड एंड पे कितना मूवमेंट जनरेट हुआ बेटा, तो फिक्स्ड एंड पे मूवमेंट जनरेट होता है कितना, पॉजिटिव m/2 का, क्योंकि ये भी कैसा वर्क कर रहा है, क्लॉकवाइज ही वर्क कर रहा है। ये तो एक कॉन्सेप्ट होता है। दूसरा कॉन्सेप्ट यहां पे क्या हो सकता है वो देखते हैं। देखिए दूसरे कॉन्सेप्ट के लिए मैंने फिर से एक और प्रॉप्ड कैंटिलीवर बीम बनाई और यहां पे पॉजिटिव m का मूवमेंट अप्लाई कर रहा हूं। अब जैसे पॉजिटिव m का मूवमेंट अप्लाई किया, यहां पे क्या हुआ, बीम डिफ्लेक्ट की। अब बीम डिफ्लेक्ट की तो यहां पे कितने मूवमेंट की वजह से यहां पे बीम डिफ्लेक्ट की है, तो देखिएगा यहां पे बेटा आधा मूवमेंट लगा m/2 का और यहां भी लगा आधा मूवमेंट m/2 का। अब ये क्या कर रहा था, ये पूरा का पूरा इस बीम को नीचे की तरफ डिस्प्लेस करने की कोशिश कर रहा था m/2 मूवमेंट से, बट ड्यू टू फिक्सिडिटी एट दिस सपोर्ट, तो यहां पे फिक्स सपोर्ट था, तो फिक्स सपोर्ट क्या कहेगा कि भैया तुम इसको रोटेट नहीं कर सकते क्योंकि मैं हूं अभी, और ये तुरंत क्या दे देगा, एक फिक्स्ड एंड मूवमेंट दे देगा इक्वल मैग्नीट्यूड अपोजिट डायरेक्शन का, कितने का, m/2 का। तो यहां से भी देखते हैं तो भी क्लॉकवाइज मूवमेंट निकल के आ रहा है, यानी प्लस m/2 का मूवमेंट निकल के आ रहा है। तो क्या ऑप्शन करेक्ट हुआ बेटा, यहां पे ऑप्शन बी करेक्ट हुआ। तो जब भी आपका रिवाइज आंसर की आता है तो आपका ये वाला ऑप्शन चेंज हो जाएगा, -m/2 से +m/2 हो जाएगा, क्योंकि +m/2 ही आंसर आएगा इस क्वेश्चन का। ओके, तो आप चाहें तो आप इसके अगेंस्ट में क्वेश्चन भी रेज कर सकते हैं जीपीएससी में कि इसका ऑप्शन -m/2 ना आके +m/2 का आएगा। प्रूफ क्या है, प्रूफ ये है आपके सामने पूरा का पूरा। ओके, नाउ मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट क्वेश्चन जो स्ट्रक्चरल एनालिसिस से जीपीएससी के एग्जाम में आया है, स्टैटिकली डिटरमिनेट स्ट्रक्चर कैन बी एनालाइज्ड बाय। नाउ ये तो भैया जो फर्स्ट सेमेस्टर का स्टूडेंट है ना वो भी सॉल्व कर लेगा, इतना बच्चों टाइप न्यूमेरिकल था, इतना बच्चों टाइप न्यूमेरिकल आया था। क्या था, बोलता है स्टैटिकली डिटरमिनेट स्ट्रक्चर है तो इसको एनालाइज कैसे करोगे बेटा, तो इसको एनालाइज करने के लिए सिंपल सा एक ही चीज काम आता है, ओनली इक्विलिब्रियम इक्वेशन, नथिंग एल्स। क्यों, कंपैटिबिलिटी कब लगेगी बेटा, कंपैटिबिलिटी जब लगेगी आपकी जब यहां पे इनडिटरमिनेसी आएगी, और इनडिटरमिनेसी तो अभी आ नहीं रही। क्यों, क्योंकि उसने कहा ही है स्टैटिकली डिटरमिनेट स्ट्रक्चर, और अगर स्टैटिकली डिटरमिनेट स्ट्रक्चर है तो सिर्फ और सिर्फ इक्विलिब्रियम इक्वेशन से काम चल जाएगा आपका, आप सारे रिएक्शंस को फाइंड कर लोगे। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ओनली ऑप्शन ए इज करेक्ट हियर। सो हमने पूरा का पूरा स्ट्रक्चर एनालिसिस का सॉल्यूशन खत्म कर लिया, यहां पे पूरे एक एक क्वेश्चन का डिटेल्ड सॉल्यूशन देख लिया। अब
नेक्स्ट वीडियो में क्या आने वाला है, तो अगले वीडियो में आपके लिए मैं नेक्स्ट सब्जेक्ट लेके आ रहा हूं फिर से, और उसका भी डिटेल्ड सॉल्यूशन लेके आ रहा हूं आपके सामने। बट अगर आपको ये पूरा वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल बटन को हिट करिए और इस वीडियो को लाइक करिए, और जितना हो पाए अपने सारे दोस्तों की हेल्प करिए इसको शेयर करके। क्यों? क्योंकि वो दोस्त आपके जो रिमोट एरिया से बैठे हैं, जिनके पास कोई आंसर की नहीं है, जिनने जीपीएससी का पेपर दिया है, वो भी एक बार अपने सॉल्यूशन को चेक कर पाए, तो उन तक भी ये वीडियो पहुंच जाए। इसीलिए तो जितना पॉसिबल हो पाए इस वीडियो को उतना शेयर करिए, ठीक है? तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन एंड थैंक्स फॉर योर टाइम।